हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज ना मैं बात करूंगा पीक एमसीयू सिनेमा पे। हाँ जी, क्योंकि 2022 में एमसीयू का फेज 4 बड़ा गंदा डिप मार चुका है। लोग एक्चुअली ऊब चुके हैं। बैक टू बैक दो मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी एकदम फालतू निकल गई। ऊपर से इस साल सभी सीरीज ने भी निराश ही किया और लोग याद कर रहे हैं वो पुराने दिन जब सब कुछ कितना लार्जर देन लाइफ हुआ करता था। सो उस गोल्डन एरा के सबसे पीक एमसीयू मूवीज को आज मैंने पिक किया है, जिससे तुम सब भी टोटली अग्री करोगे। तो बिना किसी देरी के और मार्टिन स्कॉर्सेज़े को बिना हर्ट करते हुए आओ देखते हैं पीक सिनेमा। नंबर 1, आयरन मैन। ये वही मूवी है जिससे ये सब कुछ शुरू हुआ था, द प्रोजेनिटर ऑफ एमसीयू। अगर मैं आयरन मैन मूवी को द बेस्ट ओरिजिन मूवी ऑफ एमसीयू कहूं तो वो झूठ नहीं होगा। ऑफ कोर्स शैंग-ची भी अच्छी है, बट इट इज स्टिल नोवेयर नियर टू 2008 आयरन मैन। और इसका रीजन भी है। आयरन मैन मूवी हमें आयरन मैन से नहीं बल्कि टोनी स्टार्क से मिलवाया था। वो मूवी मोर देन अ सुपर हीरो मूवी थी, जहां हमने एक जनरल ओरिजिन स्टोरी की तरह एक नॉर्मल ह्यूमन को सुपर हीरो बनते नहीं देखा। हमने देखा एक ह्यूमन को एक बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ बनते हुए। आयरन मैन मूवी एक मॉरल कश्मकश को भी दिखाई कि सेल्फ रियलाइजेशन की कोई उम्र नहीं होती। हम कभी भी अपने लाइफ को नए सिरे से शुरू कर अपने गलतियों को सुधार सकते हैं। इस मूवी ने मिलवाया एक ऐसे कैरेक्टर से जो मोस्ट प्रोबेबली हॉलीवुड के हिस्ट्री के पॉपुलर कैरेक्टर के हायरार्की को मोड़ के रख दिया। और यही मूवी रीजन बना कि हम सब जो हैं वो टोनी स्टार्क के फैन हैं, ना कि आयरन मैन के। तुमने कभी किसी को ये कहते नहीं देखा होगा कि अरे यार यहाँ आयरन मैन होता तो मजा आ जाता। नहीं, बल्कि हम ये कहते हैं कि यार यहाँ टोनी को होना चाहिए था, जो कि काफी बड़ी बात है गाइस। और यही वो सिंबॉलिक एग्जाम्पल है जो ये दिखाता है कि टोनी के ओरिजिन से लेके उसकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है एमसीयू में वो अनबीटेबल है। नाउ मूविंग अहेड, पीक सिनेमा नंबर 2, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। अब इस मूवी की जितनी तारीफ तुम करो उतनी कम है। ये एमसीयू के उन मूवीज में से एक है ना जिन्हें आज भी तुम जितनी बार देखोगे उतनी बार तुम कुछ ज्यादा डेप्थ नोटिस करोगे। मैंने इससे ज्यादा बैलेंस्ड मूवी आज तक एमसीयू में नहीं देखी। हर कैरेक्टर अपने स्टैंड्स में एकदम परफेक्ट कंट्रीब्यूशन दे रहा था मूवी के प्लॉट के लिए। मूवी अपने सुपर हीरो वाले साइड पे जितनी फोकस कर रही थी उतनी ही वो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स और षड्यंत्रों पे भी फोकस कर रही थी। ये मूवी इतना बढ़िया इंटरवोवन था अपने एसेंस और प्लॉट के साथ कि तुम्हें कहीं भी कोई हिस्सा ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा। अब इन सब के साथ एक और आइसिंग ऑन द केक बात थी कि ये मूवी इतना सब कुछ के बाद भी कैरेक्टर डेवलपमेंट को लेके चल रही थी। बिकॉज फेज 1 खत्म होने के बाद हम कैप्टन को दोबारा देख रहे थे, नताशा को देख रहे थे और हमें इनकी पर्सनैलिटी के बारे में नई चीजें भी दिख रही थी कि कैप्टन भी थोड़ा विटी हो सकता है, या निक फ्यूरी इंटरनली एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह काम करता है, या फिर काउंसिल या शील्ड की वर्किंग क्या है। और इन सब के साथ साथ इस मूवी ने 2 नए कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया था और विंटर सोल्जर को तो क्या बवाल ही इंट्रोड्यूस किया। लोग आज भी वो हाइड्रा मैनिपुलेटेड विंटर सोल्जर की बात करते फिरते हैं। वही मूवी की सबसे अपर हैंड बन गई एमसीयू की आज तक की सबसे बेस्ट हैंड टू हैंड फाइट्स का। इस मूवी का एलिवेटर फाइट सीन हो या फिर कैप्टन और बकी का हाईवे फाइट सीन, ये दोनों फाइट्स स्टिल एमसीयू की सबसे बेस्ट हैंड टू हैंड फाइट है, स्पेशली ये हाईवे वाली। हाँ, नाउ मूविंग अहेड, नंबर 3, इन्फिनिटी वॉर। अब ये है फेज 3 की सबसे बेस्ट मूवी, लिटरली सबसे बेस्ट। दिस मूवी वॉज लाइक मच अवेटेड, क्योंकि लोग ये देखना चाहते थे कि जिस थैनोस का हिंट हम इतने सालों से बस देखते आ रहे हैं वो जब एक्शन लेगा तो क्या करेगा। याद रखना गाइस, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में बस इतना सा फर्क है कि इन्फिनिटी वॉर ने दिखाया कि थैनोस अपने प्लान को पूरा कैसे कर रहा है और एंड गेम ने दिखाया कि थैनोस के एक्शंस के बाद अब अवेंजर्स क्या काउंटर एक्शन लेने वाले हैं। तो अब खुद समझ जाओ, लोग इतने साल से यही तो देखना चाहते थे कि ये थैनोस आखिर करेगा क्या, और वो हमें मिला इन्फिनिटी वॉर में। एंड भाई साहब, ये मूवी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट मिनट ऑफ एंडिंग फाइट सीन्स से भरा हुआ है। इनफैक्ट इस मूवी का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां 10 मिनट से ज्यादा बीत जाए बिना फाइट के। इस एक अकेले मूवी में इतनी लड़ाइयां हैं
कि तुम हमेशा एड्रीनलिन रश में रहोगे। ऊपर से इन्फिनिटी वॉर बहुत सारे सरप्राइजिंग मोमेंट से भरा हुआ था। एंड गेम को लेके तो लोग एटलीस्ट काफी चीजें प्रिडिक्ट कर चुके थे, जिसमें टाइम ट्रैवलिंग तो सबसे बड़ा था, बट इन्फिनिटी वॉर एक सरप्राइजेस से भरी मूवी रही, जो कि एंड भी हुई अवेंजर्स के हारने से, जो कि खुद में एक नई बात थी, कॉज अवेंजर्स कभी हारे नहीं थे। और थेनोस का जीत जाना यह भी दिखा गया कि वो कितना लीथल विलन है। दिस मूवी एस्टैब्लिश्ड दैट व्हाई थेनोस इज द बिगेस्ट बैड ऑफ एमसीयूज इन्फिनिटी सागा। अब अगली मूवी नंबर 4, अवेंजर्स एंड गेम। अब बेशक एंड गेम इन्फिनिटी वॉर जितनी बवाल तो नहीं है, बट कुछ तो रीजन होगा कि मैंने इसे पीक सिनेमा के लिस्ट में रखा है, और वो रीजन है इसकी अनबीटेबल और अनमैच्ड ऑडियंस एक्सपीरियंस। ये मूवी ना कल्मिनेशन थी लिटरली 11 सालों का। लोग इतने लंबे समय से एक सागा फॉलो करते आ रहे थे, कैरेक्टर से चित परिचित थे, उस कॉस्मिक संग्राम का हिस्सा बनना चाहते थे जिसने अर्थ के सबसे ताकतवर हीरोज को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया था। इंसानी जुनून और एक खूंखार महत्वाकांक्षा के टकराव का अंजाम था ये मूवी। एक तरफ थे अपने हार को पलट के रख देने के जिद पे अड़ी इंसानियत, और एक तरफ अपने नए नए ब्रह्मांड के सपने के लिए जीता एक पागल टाइटन। एक तरफ था थॉर का गुस्सा और नफरत, कैप्टन की अननर्व्ड निडरता और साहस, और एक पिता का अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाने का वादा, और दूसरी तरफ था ब्रह्मांड का कण कण मिटा देने के लिए तैयार थेनोस। लोग अपने आइडियल्स के एक्सट्रीम पॉइंट तक चले गए थे इस मूवी में। दृढ़ता और साहस का प्रतीक कैप्टन अपने साहस के आखिरी चरम पे था, पूरी एक सेना के आगे अकेले खड़ा। थॉर अपने गुस्से के छोर पे था जब वो फाइट का शुरुआत ही किया था स्टॉर्म ब्रेकर सीधे थेनोस के गर्दन पे घुमाने से। वहीं जान है तो जहान है के सिद्धांत पे चलने वाला टोनी पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दे गया। ये बस एक मूवी नहीं थी यार, ये एक इमोशन है। ऑफ कोर्स इस मूवी में कुछ कमियां थी जिसे आज पॉइंट आउट करके कुछ लोग बड़े कूल बनते हैं, बट सच्चाई तो यही है मेरे दोस्त कि हम सब पागलों की तरह चिल्ला रहे थे इस मूवी के एक एक सीन पे। चाहे वो थॉर का म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों को सम्मन करना हो, द बिग 3 अवेंजर्स का थेनोस के साथ फाइट करना हो, कैप्टन का म्योनिर सम्मन करना हो, सैम का ऑन योर लेफ्ट वाला सीन हो, किंग टचाला का बैटल में एंटर करना हो, या फाइनली कैप्टन का अवेंजर्स असेंबल चिल्लाने के बाद अवेंजर्स का ट्यून बजना हो। मेरे लिए एंड गेम वो मूवी है जिसे मैं किसी भी मूवी से कंपेयर नहीं कर सकता, अब चाहे वो अब तक के MCU मूवीज हो या आगे आने वाले मूवीज हो। एंड गेम इज जस्ट बियॉन्ड कंपैरिजन यार। अब मेरी लिस्ट का फाइनल पीक सिनेमा है स्पाइडरमैन नो वे होम। हाँ, द जेम ऑफ फेज 4। ये मूवी ना एक सपने जैसा है जिसपे तो आज भी कभी कभी यकीन नहीं होता कि मैंने कुछ ऐसा भी देखा। हमारा सुपर हीरो फैन बनने का रीजन टोबी मैगवायर, हमारा सबसे कूल स्पाइडरमैन एंड्रू, और हमारा MCU का पीटर, इन सबको एक साथ स्क्रीन पे देखना, अगर कोई आज से 3-4 साल पहले ये बात कहा होता, हम बस हंस के टाल देते कि थोड़ी ना ऐसा कभी होगा यार। तुम्हें पता है जब मैं वो टोबी और एंड्रू का सीन देखता हूं जहां पे वो कंधे पे हाथ रख के खड़ा है, लिटरली मन भर आता है यार कि टू एराज स्टैंडिंग टूगेदर। बट ये सब तो नॉस्टैल्जिया की बात है मेरे दोस्त। ये मूवी इस नॉस्टैल्जिया से भी कहीं बड़ी है। इस मूवी ने हमें स्पाइडरमैन होने के असल मतलब के काफी करीब ले गया। ये मूवी MCU के पीटर के सब्र को हर एक्सट्रीम तक नाप गया, इसके टेम्पर को तो आखिरी कतरे तक तोड़ दिया। दुख झेल सकने के पीटर के कैपेबिलिटीज को तो रौंद के रख दिया गया। उसकी ताकत किसी काम ना आई अपनी आंट को भी बचाने के लिए, इस सवाल के साथ उसे जिंदगी भर जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। इस मूवी ने ना एक प्रॉपर प्लॉट दिया स्पाइडरमैन को एक बच्चे से एक मर्द बनने के लिए। इस मूवी ने पीटर को रियलाइज करवाया कि ग्रेटनेस की क्या कीमत होती है। यह मूवी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट थी स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के लिए। इसने इस कैरेक्टर के ग्रेटनेस की पहली सीढ़ी बनाई है MCU में। मतलब अब मैं इसके बारे में और कितना क्या ही बोलूं, तुम सब बस मेरी ये वीडियो देख लेना ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके कि नो वे होम क्या बवाल मूवी रही है। तो गाइज ये तो हैं वो मूवीज जिन्हें मैं पीक ऑफ MCU मानता हूं कि ये 5 मूवीज तो मेरे लिए अनबीटेबल है। अब इस लिस्ट से तुम कितना अग्री करते हो ये भी बताना, और साथ में अगर तुम सब की भी कोई लिस्ट है तो कमेंट में जरूर बताओ। पीस।